नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक सीधे साधे सवाल से शुरू होती है, पर ये हमें त्याग, विवेक और समाज के लिए हमारी जिम्मेदारियों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, किसी को बहुत तेज भूख लगी हो और फिर भी वो अपना खाना किसी और को दे दे। कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है पुराने शहर वाराणसी की गलियों से। यहाँ पर एक राजा और उनके जो भरोसेमंद राजपुरोहित हैं, वो भेष बदलकर घूम रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उनकी प्रजा आखिर जी कैसे रही है। अब होता ये है कि राजा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तभी एक घर वाले की नजर उस पर पड़ती है। अतिथि के चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखकर वो आदमी फौरन अपने घर जाता है और बढ़िया खाने से भरी एक थाली ले आता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी मेहरबानी एक ऐसी घटनाओं की लड़ी शुरू कर देगी जो सबके सोचने के तरीके को हिला कर रख देगी। और बस यहीं से एक सीधी साधी कहानी एक पहेली बन जाती है। एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो किसी की समझ में नहीं आता, और यहीं से शुरू होता है उपयोगिता मतलब यूटिलिटी का ये सिलसिला। राजा, जिसे खुद जोरों की भूख लगी थी, एक सेकंड भी नहीं सोचता। जैसे ही उसका पुरोहित लौट कर आता है, वो पूरी की पूरी थाली उसे दे देता है। अब ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बेचारा गृहस्थ जिसने इतनी मेहनत से खाना लाया था, वो तो एकदम हैरान रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई मेहमान, और वो भी भूखा मेहमान, अपना खाना किसी और को क्यों दे देगा। जब उस हैरान गृहस्थ ने वजह पूछी, तो राजा का जवाब अपनी भूख के बारे में नहीं था, बल्कि समाज के लिए कौन ज्यादा उपयोगी है इस बारे में था। उसने समझाया, देखो, मेरी उपयोगिता तो बस मेरे अपने जीवन तक ही है, लेकिन ये पुरोहित ये अपने ज्ञान से न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाते हैं। समाज के लिए इनकी कीमत मुझसे कहीं ज्यादा है। राजा का ये जो तर्क है ना, ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त भारतीय कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, लोकहित। इसका सीधा सा मतलब है अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचना। तो राजा के लिए पुरोहित को खाना खिलाना अपनी खुद की भूख मिटाने से कहीं ज्यादा जरूरी था। लेकिन रुकिए, ये त्याग और उपयोगिता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिलसिला तो अब एक कदम और आगे बढ़ने वाला है, और लोकहित की ये दलील एक नया ही मोड़ लेने वाली है। तो पुरोहित ने भी वो खाना नहीं खाया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर वो थाली पास में ही तपस्या कर रहे एक तपस्वी को दे दी। मतलब उपयोगिता का जो सिद्धांत था, वो एक बार फिर से काम कर रहा है। पुरोहित ने भी एक तरह से राजा की ही बात को आगे बढ़ाया। उसने समझाया कि हाँ, ज्ञान देना जरूरी है, पर तपस्या से जो आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है, उसमें समाज का और भी ज्यादा भला करने की ताकत है। उसकी नजर में इस अनोखी परंपरा को जिंदा रखना उसके अपने काम से भी ज्यादा जरूरी था। तो उसने भी अपनी भूख नहीं, बल्कि बड़ी उपयोगिता को चुना। तो अब तक हमने लोकहित यानी पब्लिक गुड का तर्क देखा, पर अब ये कहानी एक आखिरी और सबसे हैरान करने वाला मोड़ लेती है। यहाँ एक बिल्कुल ही अलग तरह का विवेक सामने आने वाला है। उस तपस्वी ने खाना ले तो लिया, पर खाया नहीं। उसने इधर उधर देखा और खाने की थाली एक घूमते हुए भिक्षु के कटोरे में डाल दी। अब इस पॉइंट पर वो भला गृहस्थ तो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका है। उसने एक मेहमान को खाना दिया और अब वो तीसरी बार किसी और के पास जा चुका है। उसे अब जवाब चाहिए था। और यहाँ तर्क एकदम बदल जाता है। तपस्वी का फैसला लोकहित के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी अपनी साधना के बारे में था। उसने समझाया कि उसका मकसद अपनी इंद्रियों को जीतना है, और इतना स्वादिष्ट खाना उसकी तपस्या में रुकावट बन सकता था। इसलिए उसने ये खाना उससे देना बेहतर समझा, जिसके लिए ये रुकावट नहीं बल्कि जरूरत है। और आखिर में वो भिक्षु खाना लेता है और बड़े आराम से संतोष के साथ उसे खा लेता है। ये जो सिलसिला चल रहा था वो खत्म हो गया। खाना आखिरकार खा लिया गया। तो खाना तो खा लिया गया, पर इस पूरी चेन का मतलब क्या था? एक आदमी ने खाना दिया और 3 लोगों ने उसे लेने से मना कर दिया, वो भी अलग अलग वजहों से। तो चलिए अब इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। जब उस गृहस्थ ने भिक्षु से पूछा, तो उसके जवाब ने सारी गुत्थी सुलझा दी। भिक्षु ने समझाया कि उसका काम सिर्फ भीख लेना नहीं है, उसका काम है समाज में विवेक
और बिना स्वार्थ के काम करने की परंपरा को जिंदा देखना, और राजा, पुरोहित और तपस्वी के कामों में उसे यही महान परंपरा जीती जागती दिखी। और ये बात हमें कहानी के सेंट्रल आइडिया पर ले आती है, विवेक। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि ये सही और गलत, अपने फायदे और समाज की भलाई के बीच फर्क करने की काबिलियत है। हर किरदार ने अपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, ये तय करने के लिए कि उस खाने का सबसे सही इस्तेमाल क्या होगा। आखिर में राजा अपनी असली पहचान बताता है और उस गृहस्थ को इस कहानी का असली मतलब समझाता है। वो कहता है कि विवेक ही इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो ये दुनिया चल नहीं पाएगी। इसलिए भूख लगने पर भी हमें विवेक और श्रद्धा की इस परंपरा को सींचना होगा। और ये विवेक आता कहाँ से है? ये आता है श्रद्धा से। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन नैतिक उसूलों में एक गहरा यकीन है जो समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। ये यकीन कि समाज की भलाई किसी एक के फायदे से बड़ी है, और यही यकीन ऐसे निस्वार्थ कामों के लिए हिम्मत देता है। तो चलिए इस पूरी चेन को एक बार फिर से देखते हैं। शुरुआत हुई राजा के तर्क से, जिसने ज्ञान की उपयोगिता को सबसे ऊपर रखा। फिर पुरोहित ने तपस्या की बड़ी संभावना को चुना। इसके बाद तपस्वी ने अपनी साधना को जरूरी समझा, और आखिर में भिक्षु ने खाना खाकर विवेक की इस पूरी परंपरा को सही ठहरा दिया। हर कड़ी ने एक अलग पर बहुत जरूरी मूल्य को दिखाया। तो ये कहानी एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जो सिर्फ नियम कानून से नहीं चलता, बल्कि ये उन लोगों से चलता है जो अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करके सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पुरानी कहानी का सबक आज भी उतना ही जरूरी है, पर आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में लोकहित या पब्लिक गुड के लिए काम करने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।